नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं स्वप्नील देशमुख लर्न विथ फन या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आपण पहिल्यांदाच एक आउटडोअर व्हिडिओ शूट करत आहोत, ज्यात आपण अनिल तिवारी सर यांच्या शेताला भेट देणार आहोत आणि शेताविषयी अनेक गोष्टींचे जे प्रश्न तुमच्या मनात असतील त्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत। व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग आहे, तुम्ही पूर्ण पहा आणि व्हिडिओ थोडा लांब जरी झाला असेल तरी खूप मजा येणार आहे तुम्हाला आणि नवीन गोष्टी शिकायला मिळणार आहेत। तर व्हिडिओ पहा, चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा। धन्यवाद। ये पूरा 4 एकड़ का पूरा प्लॉट है सर। ये इसमें कंप्लीट हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही हमने इसको तैयार किया है और इसमें पूरी तरह से जैविक खेती ही होती है पारंपरिक तरीके से। अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे पहले नियम ये होता है कि बफर जोन तैयार करना। बफर जोन यानी आप देखिए, अक्सर देखिए धूरे जो होते हैं सफ़ा होते हैं और आप हमारे धूरे देखिए, अगर वहाँ से देखेंगे आप, अभी फ़िलहाल ये अप्रैल चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पत्ते झड़ गए काफ़ी, तो फिर से ये पत्ते यहीं गिरते हैं, यहीं डिकम्पोज होते हैं और फिर से वही पत्ते हमारे खाद के रूप में वापस से खेत में ही हम रीयूज़ करते हैं। मतलब जो हमने प्रकृति से लिया वो हम प्रकृति को देते हैं। इसी तरह से बफर जोन हम पूरा तैयार करते हैं ताकि बाहर से आने वाला फंगस या और हानिकारक कीट वगैरह ये सब ना आ सके, पतंगे ना आ सके। इस वजह से इस तरह से हम पूरा डेंस से तैयार करते हैं। अभी पतझड़ का मौसम है, इस वजह से ये काफ़ी आपको खुला नज़र आएगा। हमने ये बाम्बू के झाड़ लगा रखे हैं, इस बाम्बू के झाड़ से ये काफ़ी डेंस हो जाते हैं। यहाँ से यानी उस तरफ का व्यक्ति और इस तरफ का व्यक्ति कोई नहीं आ पाता। प्रकृति की रक्षा होती है, वहाँ से उड़ने वाले जो भी कीट पतंगे वो नहीं आ पाते और बहुत सारी सुरक्षाएँ भी हमारी हो जाती हैं। हम जैविक तरीके से खेती करने के लिए हमारा सिस्टम ये होता है कि हम वाटर रिचार्जिंग पे भी काम करते हैं। यहाँ पर हम 2x2 की ऐसी बॉर्डर से नाली एक तैयार करते हैं। वो नाली में सारा पानी जो है, यहाँ का जो एक्सेसिव पानी जो रहता है वो उसमें स्टोर होता है। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो हमारा कुआँ है उसकी वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहती है। इवन मई में भी अगर आप देखेंगे तो उसका पानी का लेवल मेंटेन रहता है। साथ ही हमारी जो ज़मीन है वो रिचार्ज होती रहती है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं और चीज़ अगर आपको बताऊं तो जो ज़मीन की मिट्टी, अक्सर होता ये है कि हम खाद डालते हैं, बहुत सारा कंपोस्ट तैयार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो ये जब बारिश आती है तो बारिश आने से काफ़ी कुछ जो मिनरल्स है, जो अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इसमें तैयार किया है, एक्सेसिव वाटर होने की वजह से वो बहने की संभावना होती है। नाली बनाने का ये फ़ायदा है कि जो भी हमारी मिट्टी है या जो पोषक तत्व है वो बह के हमारे नाली में ही जमा होते हैं और फिर हम उसे जेसीबी से निकाल के वापस यहाँ पे डंप कर देते हैं। अभी हमारा गेहूँ कट चुका है। यहाँ पे इस प्लॉट में हमने गेहूँ लगाया था, यहाँ शरबती गेहूँ था और उस तरफ सोना मोती गेहूँ लगाया था और उस तरफ हमने पूरी सरसों लगाई थी। आप देख रहे हैं हमारे खेत में पूरा का पूरा ये जितना भी आप पराली देखेंगे, आप ये पराली हम इसी तरह से रखते हैं। ये एक प्रकार से मल्चिंग का काम करती है। ये पराली को हम ना ही जलाते हैं और ना ही इसको ख़राब करते हैं। अगर आप देखें तो मिट्टी अभी भी हमारी एकदम सॉफ्ट है। आप देखिए, ये मैंने अभी आपके हाथ से उठाई मिट्टी, ये देखिए, ये पूरा इसी में कंपोस्ट होगा, इसी में ये सारा कंपाउंड तैयार होगा और ये मल्चिंग का काम करेगा। साथ में इसमें जितने भी बैक्टीरिया कल्चर हमने जो डेवलप किए हैं, जो भी बैक्टीरिया इसके अंदर हमने डाले हैं या जो भी हमने एक कॉलोनी को बढ़ाने की कोशिश करी है, जितने भी हमारे मित्र कीट हैं जो इस ज़मीन में रहते हैं, उनको ये एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। समर जैसे ही लोग क्या करते हैं कि गेहूँ कटता है और उसे आग लगा देते हैं, तो हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी ख़त्म कर दी। जो प्रकृति ने हमें मित्र कीट दिए हैं जो इसमें रहकर हमारा ही काम करते हैं, प्रकृति को संरक्षित करने का काम करते हैं, धरती को सुरक्षित करते हैं और आगे चल के आपको एक बहुत अच्छी उपज देते हैं।
हम इस पराली को जला के उसे नष्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्राकृतिक तरीके से जब हम खेती करते हैं तो वहाँ पर हम इसे जितना भी हमने प्रकृति से लिया है हम वो पुनः प्रकृति को देते हैं। नमस्कार, मी स्वप्नील देशमुख लर्न विथ फन इन्फोटेनमेंट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपल्या सोबत आहेत तिवारी सर, जे आपल्या मणिबाई गुजराती हायस्कूल अमरावती येथे शिक्षक म्हणून 11वी-12वीला शिकवतात। त्याचबरोबर ते शेतीसुद्धा करतात। एक युवक शेतीमध्ये काय परिवर्तन आणू शकतो आणि कशा पद्धतीनं तो जैविक शेती ही करू शकतो, हे आज आपण ऐकण्यासाठी तिवारी सरांच्या शेतात गाभ्याला आलेलो आहे। तिवारी सरांची एक मजेदार गोष्ट म्हणजे त्यांना मराठी येते, पण त्या पद्धतीनं ते मराठी बोलत नाहीत, म्हणून आपण आजचा व्हिडिओ हा हिंदीत घेणार आहोत। नमस्ते तिवारी सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमें आपका परिचय थोड़े संक्षिप्त शब्दों में दीजिए प्लीज। नमस्कार मंडली। जैसे कि सर ने कहा कि मेरी मराठी मतलब बहुत अच्छी नहीं है, तरी मी कधी कधी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करतो। शायद आपको इसमें से समझ में आया होगा कि मेरी मराठी कैसी है। खैर, मैं अनिल तिवारी। विगत कुछ वर्षों से मैं सेंद्रीय खेती यानी ऑर्गेनिक खेती जिसे कहते हैं वो हम पारंपरिक तरीके से करते हैं। मैं शिक्षक हूँ, 11वीं और 12वीं कनिष्ठ महाविद्यालय में मणिबाई में पढ़ाता हूँ। साथ ही बचपन से ही मुझे खेती से लगाव रहा है। छोटे छोटे प्रयोग बचपन से करने की कोशिश की है। छोटे थे तो पौधे लगाने की कोशिश करते थे। टेरेस गार्डनिंग से लेकर यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया है। सर, छोटे होने से मुझे याद आया कि आपका बचपन कहाँ पे गया था और आपकी जैसे मूल कहाँ से है आप? जी, वैसे हमारे जो दादा और परदादा जो थे और इवन पिताजी भी ये यूपी से बिलोंग करते हैं। गांव में हमारी पुश्तैनी खेती है। दादाजी और पिताजी किसान ही रहे, खेती की। वहाँ से यहाँ आने के बाद में भी पिताजी ने कुछ समय यहाँ खेती करी। हमें खेती से लगाव बचपन से ही रहा, टच रहा और हमने खेती नज़दीक से बहुत देखी। लेकिन हमें यही शिक्षा मिली, मतलब पहले ये कहते थे कि बेटा हम तो किसान रहे हैं, आपने किसानी नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें समय निकाला है, आपको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। तो हमने अपना स्तर तो पा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अधूरापन रहा सर कि हालांकि हम तो वो बोलते हैं डीएनए में है। जी जी जी। तो वो जुड़ाव रहा जमीन के साथ, मिट्टी के साथ। तो सर, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे भी इतनी हरियाली है। एक बड़ा आम का पेड़ है, आगे हम देख पाएंगे कि सागवान की भी पेड़ लगाए हुए हैं, नीम के पेड़ लगे हुए हैं। इससे ही हमें आपके प्रकृति के प्रति लगाव की यानी कह सकते हैं कि झुकाव जो है आपका प्रकृति के तरफ, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो खेती का प्रयोग है वो आपने कब और कैसे शुरू किया? सर, प्रयोग तो जैसे मैंने बताया कि भाई पहले बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों से लगाव रहा है। मैं जब छोटा था तो घर में गमले लाना, उसमें पौधे लगाना, उसकी ग्रोथ से लेकर हर चीज़ समझना, उसको समझने की कोशिश करना। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, मेरी रुचि बढ़ती चली गई। फिर मैं कई सारे लोगों के साथ जुड़ा जो पेड़ लगाने का काम करते थे। एक संस्था थी और कुछ लोग थे, उनके साथ मैं जुड़ा और फिर हम मोहल्ले मोहल्ले में जाकर पेड़ भी लगाते थे। अलग अलग अनुभव आए। रसायन का बहुत बड़ी पैमाने पे उपयोग हो रहा है, निरोगी हो रहे हैं लोग, पर कभी जीव जंतु को नहीं देखा निरोगी होते हुए। इंसानों के ही हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो फिर दिमाग में ये आया कि नहीं, क्यों ना ऐसा काम किया जाए सर, जो मूड से यानी जड़ से ही हम ऐसा काम करें। क्योंकि बीमारी कहाँ से शुरू? हमारे दादाजी कहते थे कि बीमारी शुरू होती है पेट से। बराबर। तो पेट से ही अगर बीमारी शुरू होगी तो क्यों ना हम उस अन्न को ही शुद्ध कर दें। तो हम बहुत कुछ तो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हर व्यक्ति इस तरह से काम करने लगेगा तो धीरे धीरे हम शुद्ध आहार पाएंगे। जी। हमारे दादाजी भी कहते थे कि पहले बहुत गरीबी हुआ करती थी, पैसा बहुत हल्का हुआ करता था, गरीबी होने की वजह से पैसे भी नहीं रहते थे।
तो लेकिन जो लोग अनाज खाते थे उनमें ताकत बहुत होती थी। अब पृथ्वीराज चौहान देख लीजिए, शिवाजी देख लीजिए, और हमारे जितने भी राजा महाराजा देख लीजिए आप, वो बलशाली क्यों होते थे? क्योंकि हमारे अन्न में, यानी कहते हैं ना कि भाई भारत एक सोने की चिड़िया तो क्यों थी? तो जो आहार हम उगाते थे वो बहुत शक्तिशाली होता था। इस धरती पे उगने वाला जो आहार रहता था वो इतना ताकतवर रहता था कि एक व्यक्ति 100 व्यक्ति के बराबर हुआ करता था। सर, मैंने आपके खेत का मुआयना किया, उसमें मुझे कुछ अलग अलग जो प्रयोग थे वो दिखाई दिए गए। जी जैसे यहाँ पे जो खाद है वो आपने खुद तैयार की हुई है। जी। मुझे यहाँ पे कुछ प्रकार के जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी आपने तैयार किए हुए दिख रहे हैं। जैसे आपने मल्चिंग का इस्तेमाल, जो आपकी पराली है उसका मल्चिंग की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे शुरू की, इसके बारे में? जी, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि सबसे पहले पारंपरिक तरीके में जब हम जैविक खेती करते हैं तो शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जब शुरू करेगा, इनिशियली करता है, तो बात आती है ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ कितना है, यानी ज़मीन का कार्बनिक पावर कितना है। जी, तो कार्बन क्या होता है? जो भी ह्यूमिक, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल आपके खेत में जो भी पड़ा है, ठीक है ना, वो रेसिड्यू को जब आप यूज़ करते हैं तो वो रेसिड्यू जब आपके ज़मीन में सड़ता है तो उससे एक कार्बनिक पदार्थ जो है वो खेत में तैयार होता है, जो कि अनुकूल होता है बैक्टीरियाज के रहने के लिए, और किसी भी बीज को जर्मिनेशन के लिए, बड़ा होने के लिए, डेवलप होने के लिए आवश्यक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो जो रेसिड्यू होता है, हम क्या करते हैं, जितने भी पत्ते होते हैं, जैसे अगर हमने गेहूँ निकाला तो उसका अगर जो भूसा निकलेगा, तुअर निकाला उसका भूसा, सोयाबीन अगर निकालते हैं तो उसका भूसा, हम सरसों निकालते हैं, तो जो भी वेस्ट निकल रहा है तो हमने जो धरती से लिया उसी को हम सुपाच्य तौर पे उसको पचाते हैं। कुछ जैसे उसमें हम गुड़ का पानी, छाछ, जैसे ताक कहते हैं, देसी गाय की नस्ल का हम ताक लेते हैं, उसका पानी छिड़कते हैं, फिर उसको अच्छे से पन्नी से ढक देते हैं। 90 डेज़ में वो कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। उसमें कई सारे अलग अलग उसमें टर्म्स होते हैं जो ध्यान में रखना होता है, जैसे कि उसकी हाइट बहुत ना हो, प्लस उसका मॉइस्चर 25% मेंटेन रहे। तो हमने एक छोटा सा 300 रुपये का मीटर हमारे पास में है। अब काफ़ी दिनों से इसमें काम करते समय हमें काफ़ी अनुभव ऐसा आ गया है कि हमें मीटर की आवश्यकता नहीं होती, हम छूते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है। सिंपल तरीका ये है कि भाई ये कंपोस्ट अगर तैयार हुआ है या नहीं है देखना अगर आप चाहते हैं, या इसमें पानी की आवश्यकता नहीं है, तो हम उस कंपोस्ट को उठाते हैं। अगर वो लड्डू बन गया सर, ठीक है ना, तो वो आपका कंपोस्ट तैयार है। अगर वो लड्डू नहीं बन रहा है, बिखर जा रहा है, तो फिर उसमें आपको पानी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा पानी उसमें से टपक रहा है और वो एकदम चिकट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि पानी एक्सेसिव हो गया है। तो इस ढंग से हम उस पर काम करते हैं प्राकृतिक तरीके से, और उसी कंपोस्ट को तैयार करके फिर से हम रीयूज़ करते हैं। सर, बहुत सारे लोग जैसे हैं आपके जैसे ही जो नौकरी करते हैं और प्राकृतिक खेती में भी उनका इंटरेस्ट है। जी सर। तो आप उनके लिए क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आप अमरावती से यहाँ आते हैं, लगभग आधा घंटा लगता होगा। जी सर। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और क्या कोई वर्किंग पर्सन के लिए खेती करना पॉसिबल है? देखिए सर, डिपेंड करता है कि आपका टाइम किस तरह से। आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में मुझे भी तकलीफ़ गई सर, क्योंकि ड्यूटी से यहाँ आना, और सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ ये होती है कि अगर मुझे खेत में कोई फर्टिलाइज़र तैयार करना है, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम जो जैविक तरीके से जो भी जैविक घोल बनाना चाहते हैं, या मैं समझो सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ मुझे पानी देना है, तो मेरा टाइम और इलेक्ट्रिक विभाग का टाइम मैच होना चाहिए, है ना। क्योंकि अक्सर समस्या ऐसी आती है कि आप अवेलेबल हैं लेकिन बिजली नहीं है, तो आप पानी कहाँ से देंगे। तो वाटर मैनेजमेंट पे भी एक काम करना पड़ेगा आपको, जो कि अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ों पे काम कर लिया तो खेती करना बहुत ही आसान है। देखिए, कोई भी काम बिना परिश्रम के तो नहीं होता। किसी भी धरती पे काम करने के लिए पहले आपको उस ज़मीन को समझना पड़ेगा, आपकी और धरती की, यानी ज़मीन की, धरती माँ कहते हैं हम उसे। तो अगर ज़मीन की और आपकी बॉन्डिंग बन गई तो आपको बिना मतलब
कुछ किया आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें ये चीज़ कम पड़ रही है, और वो आपको बता देगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझ में ये डालो। तो ये एक रिलेशन आपको धरती के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप जब प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। शुरुआत में अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए अर्ध ज्ञान या मन में विचार ला लेना उतना काफ़ी नहीं होता। मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अक्सर होता है क्या सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए लोग मन बनाते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, कुछ बहुत सारे महानुभाव हैं जो ट्रेनिंग देते भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, सिर्फ उन्हें यूट्यूब पे फॉलो करके सर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, बराबर। आपको पैर में आपके मट्टी लगनी चाहिए, आपको वो एहसास आना चाहिए, और एहसास के साथ आपको वो नॉलेज भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक आपको करना है, जी हाँ, हमको पारंपरिक ही करना है, लेकिन पूरा साइंटिफिक वे में करना पड़ेगा। आपको पहले ज़मीन का पीएच लेवल क्या है वो देखना पड़ेगा, आपके यहाँ जो पानी उपलब्ध है उसके यहाँ पे उसका क्षार का प्रमाण क्या है वो देखना पड़ेगा, यानी टीडीएस की चेक करना पड़ेगा, कितना है आपका सॉल्ट कितना है। जब तक आप किसी व्यक्ति की बीमारी को जानेंगे नहीं तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे। यानी सीधा मैंने तय कर लिया कि कल से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा और मैंने लाके 10 ट्रॉली गोबर डाल दिया, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। आपको साइंटिफिक वे में जमीन को समझना पड़ेगा सर, और फिर उस पर जैसे एक छोटा सा उदाहरण अगर बिल्कुल हो तो सर, जैसे कोई व्यक्ति जिसे जॉन्डिस हुआ है, ठीक है ना, अब जॉन्डिस यानी पीलिया कहते हैं उससे, तो वो बहुत बीमार है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले पता करेंगे कि भाई इसे जॉन्डिस हुआ है या और कोई फ्लू हुआ है कि नहीं। रोग का पता करने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ना कि हम उसको काजू बादाम रोज खिलाएंगे और ये बोलेंगे कि अब तो जल्दी से ठीक हो जा। उसी तरह से हमें ज़मीन को पहले समझना पड़ेगा, उसकी क्या, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स कम है, उसकी सिचुएशन क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ आपको उसके अंदर जिंक कितना है, कॉपर कितना है, आयरन कितना है, कैल्शियम की मात्रा कैसी है, सोडियम का प्रमाण कितना है, पानी की क्या अवस्था है, वो सब जब आप समझेंगे तभी आपको उसके ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मिट्टी का परीक्षण सबसे पहले जरूरी है, बिल्कुल। उसके बाद पानी का परीक्षण करना चाहिए, और आपका जो खेत है वो आपने खरीदा हुआ है या आप उसे भाड़े से ले रहे हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये जो खेत है वो आपका खुद का, यानी आप जो खेती कर रहे हैं जैविक खेती, ये आपकी खुद की है। और मेरा दूसरा प्रश्न इससे ही जुड़ा हुआ है कि अगर नहीं है तो इससे पहले अगर यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजेशन होता था तो इस पर आपने कैसे ये उपाय जाना? जी सर, बहुत अच्छा सवाल है सर का। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे, अगर आप कमर्शियली अगर बात करते हैं, सिर्फ इमोशनली नहीं करते हैं, तो खेती बहुत सस्ता व्यवसाय है। लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत चीज़ें। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक, यानी यहाँ पर अगर देखें तो इरिगेशन के लिए 10,000 रुपये एकड़ की ज़मीन मिल रही है, तो साल भर का अगर आप देखें तो 1 एकड़ ज़मीन आपको 1,000 रुपये पर मंथ से भी कम की होगी, है ना। और इतना कम रेंट तो आपको कोई दुनिया की कोई जगह नहीं दे सकती। हाँ, ये ज़मीन 4 करोड़ रुपए की है सर, क्योंकि एयरपोर्ट के सामने है, बराबर, लेकिन मुझे मात्र 10,000 में मिल रही है। तो पहली बात तो ज़मीन आपके पास पुश्तैनी है तो बहुत ही बेहतर है, तो उसका तो कोई, लेकिन नहीं भी है तो आप मेरी तरह इसी तरह से किराए पे लेके अच्छे लोगों के साथ जुड़ के आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक शर्त उसमें ये ज़रूरी है सर, जैसे आपने कहा कि ये ज़मीन पहले रसायन पे थी, पूरी तरह से इसमें पीक केमिकल तरीके से ही हुआ करता था। तो सबसे पहले ज़मीन को जब हमने लिया, कुछ भी उपज करने से पहले हमने पहले उसकी ज़मीन का परीक्षण किया, मिट्टी की जांच हमने करी, तब हमें एक्चुअली ज़मीन की कंडीशन पता चली, और फिर ये पता चला कि अब हमें इसे कितना और समय इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में लाने के लिए, जैविक तरीके से खेती को तैयार करने के लिए वैसे देखा जाए तो सालों कम बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 3 साल चाहिए, कुछ कहते हैं 5 साल चाहिए, कुछ कहते हैं 10 साल चलेगा। ये एक लंबा स्केल होता है सर। लेकिन एक चीज़ का इसमें प्लस पॉइंट ये होता है
कि जैसे जैसे आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर या कंपाउंड जब आप बढ़ाते हैं, जैविक तरीके से जब आप करने लगते हैं, और बैक्टीरिया की, जीव जंतुओं की कॉलोनी अलग अलग तरीके से, अलग अलग फंगस भी हैं इसमें, मित्र फंगस भी होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो वो जब बढ़ते हैं तो उनके बढ़ने के वजह से ऑटोमेटिकली आपका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा नहीं है कि आज आपने जमीन ले लिया और कल आपको बहुत बढ़िया कमाई हो रही है और वैसा है, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले एक कॉलोनी तैयार करनी पड़ेगी। यानी ये भी नहीं होता आजकल सर, यूट्यूब पे भी आप देखिए बहुत सारे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा ये बैक्टीरिया कल्चर ले लीजिए, आपने इसको डाल दिया, आपको दुगुना क्या चौगुना उत्पादन मिलेगा। सर वो हो नहीं सकता, पहले 1 2 3 साल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए वैसी वो जगह ही नहीं है, जगह नहीं। तो पहले उसके लिए वो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, करेक्ट, उस जमीन को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, तब जाकर आप बैक्टीरिया इनपुट करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर वहाँ सरवाइव करने लायक है। ये जमीन उस बैक्टीरिया के हिसाब से है नहीं, क्योंकि इतना सर रेसिड्यू इसमें, केमिकल रेसिड्यू आज भी है। पहले मैं इसमें ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, लेकिन जो 70 सालों से यील्ड इसमें डाला हुआ है सर, जो केमिकल इनपुट यील्ड हुआ है वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बन के पड़ा है, वो यूज नहीं हो रहा। तो उसका यूज कौन करता है? बैक्टीरिया करता है सर। एनपीके बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर है, बहुत सारे बीवेरिया है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं सर, फंगसेस हैं, वो क्या करते हैं उन केमिकल, जो रेसिड्यू केमिकल्स जो पड़े हैं उनको खाकर प्लांट्स को देने का भी काम करते हैं। बराबर सर, मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे कि जैसे हम जब खेती करते हैं तो मजदूर जो रहते हैं वो उसी अनुसार काम करते हैं जैसे केमिकल खेती की जाती है। आप जैसे अलग अलग प्रयोग करते होंगे तो उनके नज़रों में आप कहीं पागल तो नहीं नजर आते हैं? सर आपने बहुत सही शब्द पकड़ा। अक्सर मुझे लोग यहाँ पे मराठी में कहते हैं, हाँ बुआ मैट डाला मने ऐसा बोलते हैं कई बार कि हम इतने सालों से, पीढ़ियों से कर रहे हैं, और ये आए पता नहीं ये क्या गोबर की बास लेके आते हैं, गोमूत्र का भी लेके आते हैं, ये कैसे होगा? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपना काम कीजिए, ठीक है, मैं अपना काम करूँगा। आप मुझे सिद्ध करके बताइए कि मैं पागल हूँ, और मैं आपको सिद्ध करके बताऊँगा कि मैं सच्चा हूँ। तो वो मुझ पे तरस भी खाते हैं कई बार कि इतना आप इसमें मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको ये करके? लेकिन जब आप संघर्ष करेंगे तो नतीजा धीरे धीरे आपके हाथ में आता है, और वही लोग अब कहते हैं की नाही भाऊ तुम्ही जे सांगितलं होतं ते खरं आहे पण असा कोणी करत नहीं। सर की मराठी भी आपने सुन ली, बहुत अच्छी मीठी मराठी बोलते हैं सर। सर मुझे एक बात और जाननी थी कि जैसे आपने ये सभी चीज़ें की है तो फिर इसका जो उपज है इसको आप बेचते कैसे हैं? क्योंकि ये किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, फिर उसे बेचना नहीं आता, तो वो बेचने की प्रोसेस आपकी कैसी है? हाँ सर, ये मैंने बहुत अच्छा अनुभव लिया सर। शुरुआत में मैं भी वही कर रहा था, मतलब मैंने शुरुआत में जब उगाया अनाज, मुझे जैसे अनाज मिला, मुझे सोयाबीन मिला सर, तो पहले मैंने सोयाबीन से शुरुआत की थी। तो सोयाबीन जैसे मुझे मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मैंने अपनी मेहनत से कुछ उगाया है, और मैं मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मेरा वो दैट इज़ एंड रिजल्ट ऑफ माय एफर्ट्स। मुझे लग रहा था कि वो मेरा अंतिम नतीजा है, और अब तो ये मेरा सोना है, इसको तो मैं मंडी में जाऊँगा और खूब पैसा लूँगा। तो सर मेरा जब मैं मंडी पहुँचा तो मुझे हकीकत समझ में आई, और हकीकत ऐसी आई कि बहुत सुंदर दिख रहा था मेरा सोयाबीन, काफ़ी अच्छा था, गोल्डन कलर का था और काफ़ी बोल्ड भी था, गुड क्वालिटी का था। तो जब मंडी में पहुंचा तो मंडी में मुझे कई घंटों खड़ा कर दिया गया, बोले अभी व्यापारी आने के हैं, रुको, आपको रुकना पड़ेगा। तो वहाँ एक शेड था, वहीं मैं खड़ा हो गया काफ़ी देर तक, और अपना ही अनाज लेके जब मैं मंडी में पहुंचा, शाम हो गई, आखिर में मैं थक के चला गया। अगले दिन दलाल का फ़ोन आया कि आपके जाने के बाद में व्यापारी आया। सुबह का भाव जब मैंने सुना था तो 4200 था, और 3600 से मेरा सोयाबीन बेच दिया गया। तो सर मैंने उनसे कहा कि सर अरे 3600, सुबह तो 4200 था। तो उनका कहना यह था कि नहीं, आपको तो हमने बहुत ज़्यादा दिलवाया, 3000 से मेरे पास 50 क्विंटल पड़ा है, आप लेके जाओ। ये उनके वर्ड्स थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने जिसे इतनी मेहनत से दिल से पैदा किया, तो ये मैं अकेला उनका शिकार नहीं हूँ,
मतलब मैं शिकार नहीं कहूँगा, वो शायद अपना व्यापार कर रहे हैं। मैंने अलग एक्सपेक्टेशन गलत लगा रखी थी। मैं मंडी में गया तो मंडी का व्यवहार सबके साथ वैसे ही था, और वो जब व्यवहार मैंने अनुभव लिया तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरा जो भी अनाज उगेगा या मेरी तरह करने वाले ऑर्गेनिक फार्मर्स जितने हैं, वो अब मंडी में मैं उन्हें नहीं जाने दूँगा। उनका जितना भी उपज रहेगा वो मैं जो नीडी लोग हैं, जैसे मैं खुद कस्टमर अगर हूँ, तो मेरे पास तक वो चीज़ वाजिब दाम में पहुंचनी चाहिए और फार्मर को उसकी अच्छी प्राइस मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सर एक अपना छोटा सा ग्रुप बनाया है, इंस्टाग्राम पेज भी है सर मेरा, और यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरा कुछ तैयार हुआ है जिसमें बहुत सारे मेरे जो कस्टमर्स हैं वो लोग हैं। तो जो भी किसान के द्वारा मेरे पास जो चीज़ आती है, मैं उन किसान की जानकारी कि ये माल किसके पास से आया है, वो ये कौन सी सामग्री है, इसकी गुणवत्ता क्या है, वो संपूर्ण डिटेल मैं डाल देता हूँ, और लोग बड़ी खुशी से उसे बहुत वाजिब दाम में लेते हैं सर। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि सर ने क्वालिटी मेंटेन भी किया है और उसको फैक्ट चेकिंग भी सर का चालू रहता है, और उसी हिसाब से जो कस्टमर को प्रोवाइड भी किए जाते हैं जो भी उनकी उपज है। जैसे मेरे ख्याल में आप अंगूर से लेकर केली और उससे पपीते से लेकर सभी चीज़ें आप मार्केट में ला रहे हैं। जी सर। मैंने आपके घर पे भी देखा, ज्वार भी थी, बाजरा भी था, और अन्य प्रकार के भी उत्पाद आपके यहाँ पे मैंने देखे। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से उसको स्टोर करते हैं, या किस प्रकार से आपकी वितरण की व्यवस्था है, या अगर मुझे आपसे कुछ खरीदना है तो मैं आपको कैसे जैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? सर मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी मेरा नंबर रहता ही है, तो लोग उसमें कांटेक्ट कर लेते हैं, तो मैं उन्हें ग्रुप में ज्वाइन कर देता हूँ, जिससे उनको अपडेट्स मिलती रहती हैं। आप इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम बताना चाहेंगे या आपका नंबर? जी, मेरा जो फार्म प्रोडक्शन है सर वो निसर्ग सुधा दी ऑर्गेनिक फार्म के नाम से है, और इसी नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, और यूट्यूब चैनल भी सेम इसी नाम से, निसर्ग सुधा दी ऑर्गेनिक फार्म के नाम से। तो दर्शकों, निसर्ग सुधा द ऑर्गेनिक फार्म तिवारी सर का एक अच्छा प्रयास है, जिसे आपका भी सहयोग अपेक्षित है। आप यहाँ पे भी सर को मिलने आ सकते हैं, आपकी अनुमति हो तो। अरे बिल्कुल सर, मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई आए और किस तरह से खेती की जाती है। सर एक बात और बताऊंगा सर, मैं बाजार के उत्पादों को बहुत सारे, अभी आप देखिए तो गवर्नमेंट से लेकर बड़े बड़े उद्योग कंपनियां तक, अब उनको ये समझ में आ रहा है कि किसान शायद ऑर्गेनिक की तरफ मूव हो रहा है। गवर्नमेंट भी अपना रुझान ऑर्गेनिक की तरफ दिखा रही है। कितने हद तक आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही ये जब बड़ी कंपनियों को पता चला सर, तो वो भी अपने कल्चर लेके, यानी हर्बल प्रोडक्ट्स लेकर तैयार हो गए और फिर से किसान को लूटने के लिए खड़े हो गए। तो मैं सभी किसानों से और जो लोग सुन रहे हैं उन सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप खुद प्रयोग कीजिए। बहुत छोटी चीज़ें हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हैं, हमारे खेतों में उपलब्ध हैं। अगर उसका सही उपयोग करते हैं आप, तो आपको कोई कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है सर। जहाँ ये हम खड़े हैं देखिए आप, ये इसमें सर ये नीम कौड़ी लिख रही है सर आपको भी। मैं एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए सर। हाँ, ये नीम कौड़ी अभी जून के पहले में, लास्ट में ये तैयार हुई है। सेल्यूलोज और बहुत सारे बैक्टीरियाज इसके अंदर होते हैं सर। जी, इसके अंदर एक ऐसा भी बैक्टीरिया है सर, वो जल्दी बॉन्डिंग उसकी टूटती नहीं है। उसको कुचल के हम कुछ उसको 90 डेज के लिए रख देते हैं। उसमें गुड़ और वेस्ट डिकम्पोजर जो कृषि विज्ञान में मिलता है, छोटी सी डिब्बी आती है बैक्टीरिया की, दिल्ली से। हाँ, पूसा संस्थान से भी है, उनके द्वारा दी गई। सभी किसानों के लिए बहुत निम्न शुल्क, पहले 20 रुपए की आती थी, शायद अब 50 रुपए की है। एक ही बार वो कल्चर आपको लेना होता है। उसमें आप वो ड्रम में आप 200 लीटर पानी में आप 20 किलो कुचल के उसको डाल दीजिए। 2 किलो, आधा किलो, 1 किलो, जो भी गुड़ आप डाल सकते हैं आप उसमें डाल दीजिए। सर वो इतना जबरदस्त पेस्टिसाइड है ना सर, किसी भी फसल पे आप मार दीजिए। सर जो बता रहे हैं वो मराठी में हम उसे निमार्क या निंबोळी अर्क भी बोलते हैं, निमास्त्र बोलते हैं, निंबोळी अर्क बोलते हैं। सर खेती में जो है वो नैसर्गिक रहो, प्राकृतिक रहो, या
रासायनिक खेती रहो या जैविक खेती रहो, इस खेती में सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है खरपतवार। जी सर। तो इस खरपतवार का नियंत्रण जो है वो आप कैसे करते हैं? सर एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ सर जी। अगर आप सृष्टि को समझेंगे तो इस सृष्टि में पड़ी हुई एक छोटी सी कण भी अगर है ना, तो शायद वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगी, लेकिन किसी न किसी जीव के लिए वो उपयोगी है। उसी प्रकार से ये जो घास है, तो प्राकृतिक में जितनी भी उगने वाली खरपतवार है, ये हमारे लिए बुरी नहीं मानी जाती। रासायनिक में ऐसा माना जाता है कि इसके उगने से उत्पादन पे फर्क पड़ता है। जी हाँ, जो एक ऐसी घास है जो विदेश से आई है सर हमारे यहाँ, ठीक है ना, अब वो हमारी धरोहर बन के रहेगी, जिसे पार्थिनियम यानी गाजर घास कहते हैं, या कांग्रेस घास भी उसे नाम दिया गया। जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तो मिलो नाम की ज्वारी लानी पड़ी थी अमेरिका से। तो उस समय मिलो के साथ साथ में ये अमेरिका का षड्यंत्र था कि किस प्रकार भारत की भूमि को बंजर बनाया जाए, और उन्होंने उस मिलो के साथ ये जो तन है वो हमारे भूमि पर भेज दिया, और रिजल्ट आपके सामने है। बड़ी बड़ी कंपनियां इससे परेशान हैं, और ये इसका सर खासियत ये पार्थिनियम इसे कहते हैं, ये एक ऐसे एंजाइम छोड़ता है कि अपने आसपास का एक ऐसा ऑरा बनाएगा सर ये। तो इसका जो एंजाइम्स जो वो छोड़ता है, तो उसकी वजह से दूसरी घास भी और दूसरा जो भी फसल है वो उगेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना एक ऑरा तैयार करता चलता है। तो इसके अंदर सर बहुत अच्छी गुणकारी तत्व भी। वैसे अगर इसका नियोजन ठीक से किया जाए, इसे अगर काट लिया जाए, थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज करना होता है, लेकिन अगर इसको काट के इसमें नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, और ये कीटनाशक का भी काम करता है सर, क्योंकि इसको कीट कोई खाता नहीं। फिलहाल भारत में ऐसा कोई कीट नहीं बना है जो इसको खाए। देखिए, यानी हम इससे सीख सकते हैं कि जो समस्या है, हम उस समस्या को भी सर ने एक उपाय के रूप में ले लिया है, और एक यानी उसको हम कहेंगे कि जैसे टाकाऊ से टिकाऊ जो बनाया है, उन्होंने पार्थिनियम घास को भी नहीं छोड़ा। बताइए सर। हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्थिनियम घास हमारे यहाँ निकलती है, तो हम लेबर लगाकर उसे पूरी कटवा लेते हैं, और कटवाने के बाद में उसे एज इट इज़ ग्रीन लेते हैं। ऐसा एक बड़ा ड्रम लेते हैं सर हम, और उस ड्रम में वो पूरी गाजर घास हम चॉप करके डाल देते हैं। साथ में उसको पानी से भर देते हैं, और 1 से 2 किलो अर्थिंग नमक सर, जो जाड़ा आता है ना, जाड़ा नमक, वो अर्थिंग नमक हम क्या करते हैं उसमें डाल के उसको एयर टाइट करके 90 डेज के लिए छोड़ देते हैं। ओके। उसके अंदर से निकलने वाला जो भी लिक्विड निकलेगा सर जी, वो आपका यूरिया का काम करेगा। अच्छा, यानी अभी जो यूरिया की कीमतें बढ़ रही है, किसान परेशान है, खादों की कीमतें बढ़ रही है, तो इन सारे चीज़ों पर भी सर ने प्राकृतिक तौर से या जैविक तौर से उस पर समाधान निकाला है। तो उसी प्रकार मुझे यहाँ पे भी कुछ ऐसे जो दिख रहे हैं, कुछ खाद तैयार की हुई आपसे दिख रही है, तो आप बता सकते हैं कि इनमें क्या है? लिक्विड फर्टिलाइज़र की जैसे बात होती है, तो बहुत सिंपल, अगर एक लिक्विड अगर हम देखें, तो जो एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, जिसे वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है, और कृषि विज्ञान केंद्र पे ये बहुत सस्ते दरों में उपलब्ध है। 20 रुपये की बॉटल से लेकर 50 रुपये तक आता है। इसके अलावा गाज़ियाबाद के डॉक्टर किशन चंद्रा हैं, वे भी इस वेस्ट डिकम्पोजर को बनाकर बेच रहे हैं। तो किसान कहीं से भी इसे कलेक्ट कर सकता है। इसका काम क्या होता है कि जितना भी रेसिड्यू आपके यहाँ पे प्लॉट में पड़ा है, और बैक्टीरिया को एक जो अनुकूल एटमॉस्फेयर जो बनाना है, वो निर्माण करने का काम इसका होता है। यानी रेसिड्यू को अच्छे से सुपाच्य तौर में पचाना और बैक्टीरियाज को डेवलप होने के लिए मदद करना। तो सर, ये हमारा एक 500 लीटर का टैंक हमने यहाँ पे बनाया है। इसमें हमने करीब 500 लीटर पानी और वो एक छोटी सी OWDC की बॉटल इसमें हमने डाली है। इसमें करीब हमने 1 से 2 किलो गुड़ डाला है, और ये इसे काफ़ी करीब 3 से 4 महीने हो गए सर। और गुड़ डालने के बाद में आप देखिए, इसमें इस तरह से आप देखिए रूट्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये कुछ पत्तियां भी हमने इसमें डाली हैं,
ताकि जैसे ये पत्तियां कौन सी है सर, तो ये नीम की पत्तियां हैं सर। आप देखिए कमाल इसका कि नीम की पत्ती डालने के बाद भी उसमें से रूट्स ग्रो हो रही है। तो सोचिए कल्चर कितना बढ़िया और पावरफुल बन के तैयार हुआ है। ये 2 काम करेगा। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये देखिए सर, इसमें से रूट्स बन के तैयार हो गई है। ये देखिए सर, ये रूट्स आपको दिखाई देगी। मैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये रूट्स दिख रही हैं आपको। तो हमने इसमें कुछ नीम की पत्तियाँ डाल दी थी। ये हम डुअल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नीम की पत्तियों को क्रश करके हम इसमें डाल देते हैं, ताकि ये जो कंपोस्ट इसके अंदर बनेगा, इसमें नीम का भी अर्क उतर के आ जाएगा और ये OWDC अपना जो काम करता है वो भी साथ में काम करेगा। यानी जो ज़मीन के अंदर जो फंगस है, जो बैड फंगस जिसे हम कहते हैं, जो कि फसल को ख़राब करने का काम करते हैं, उन पर इसको हम फ्लड इरिगेशन के साथ में इसको छोड़ते हैं सर। इसका स्प्रे भी ले सकते हैं। यानी हम पहले फ्लड में जब ज़मीन को हमको पानी देना होता है तब हम छोड़ देते हैं। साथ ही साथ जब क्रॉप हमारी 20 दिन की हो जाती है तो इसका स्प्रे भी हम साथ साथ में लेते रहते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा सर। देखिए ये है गौ कृपा अमृतम का कल्चर। गौ कृपा अमृतम ये गोपाल भाई सुतारिया जो अहमदाबाद के हैं, जो गिर गाय पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की है, उस पर काम किया है। ये वो कल्चर बना के हमने इसमें तैयार करके रखा है। ये देखने के लिए भले अभी आपको इस तरह से दिखेगा। ये कल्चर में करीब कहते हैं कि 100 से 150 एनारोबिक और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया इसमें उन्होंने फ्री में तैयार किया। ये कल्चर कृषि विज्ञान केंद्र पे भी मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ये कल्चर 2-4 बैक्टीरिया बनाकर लाखों में बेच रही हैं, लेकिन गोपाल भाई ने सिर्फ किसान, धरती माँ को समृद्ध और गौ माता को समृद्ध करने के लिए ये कल्चर फ्री में दे रहे हैं। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, फ्री में। यानी ये बॉटल आपको कृषि विज्ञान केंद्र भी मिल जाएगी। अच्छा। या आप भारत के किसी भी किसान के पास जिनके पास ये कल्चर है उनसे भी आप एक बॉटल में लेके आ सकते हैं। अच्छा। ये कल्चर को आप जब लाएंगे तो सिर्फ ढक्कन में छेद करना आपके आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तैयार करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 200 लीटर पानी में 2 लीटर देसी गाय की छाछ, जर्सी गाय नहीं चलेगी, देसी गाय चाहिए, 2 किलो गुड़ और 1 लीटर आपका ये कल्चर हो गया। जावन के जैसा ये तैयार होता है। और अब आप उससे हजारों करोड़ों लीटर बनाइए, वो वैसा ही वैसा काम करेगा। और ये जो कल्चर है सर, इसमें जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व किए गए हैं, ये कल्चर हर प्रकार के कीटनाशक का काम करेगा, प्रोटीन्स के काम करेंगे, नाइट्रोजन का काम करेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ज़मीन के नीचे भी काम करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ज़मीन के ऊपर काम करते हैं। यानी आप इसका पॉली स्प्रे भी लेते हैं तो इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कुछ बैक्टीरिया तो इसमें ऐसे भी बनाए गए हैं कि जो प्रकृति से क्या कहते हैं, नाइट्रोजन खींचने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। जी, PSB वाले बैक्टीरियाज भी हैं। और ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है, यानी हमें खरीदना नहीं है। और सर ये अकेला ही इतना काफ़ी है। यानी मैंने जब शुरुआत में जब खेती शुरू करी थी तो इसको लेके करी थी सर शुरुआत में। मेरे पास बाकी कुछ भी नहीं था, सिर्फ केवल ये गोपाल भाई सुतारिया का था। ठीक है। और इस कल्चर से आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। जो भी रेसिड्यू आपके पास में है, इसी का बाल्टी भर के आप अगर उस पर स्प्रे कर देंगे और उसको झक देंगे तो 90 डेज में आपका एक बहुत बेहतरीन कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। जो भी गोबर आप लाते हैं खरीद के, उसको डायरेक्ट खेत में नहीं डालना, उसको आपने एक तरफ तैयार करके उसके ऊपर पहले ये कल्चर डाल के उसको मिक्स करना, 90 डेज उसको सुपाच्य रूप में पचने देना, और फिर आप डालेंगे तो आपको ना वर्मी कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत है, ना और कोई कल्चर खरीदने की ज़रूरत है। तो इसके साथ हमारी चाय भी आ गई। आइए आइए। हे आमचे काका आहे, आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन करतात। कॅमेरा में देखिए काका इकडे आहे। रामकृष्ण चरडे काका आहे, ते मला नेहमी मार्गदर्शन करतात, काळजी घेतात माझी, आणि वेळोवर कसं काय करायचं हे पण मार्गदर्शन करतात। तो मेरा ये कहना है कि अगर नई पीढ़ी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जुड़कर अगर काम करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, तो निश्चित ही आपको फल जरूर मिलेगा। और सर के फार्म की चाय भी ऑर्गेनिक ही है, पूरी तरह से ब्लैक टी है जी, चाचा ने बनाई है, तो हम इसका आनंद लेते हैं। आप भी एक ब्रेक लीजिए।
सर हमें ये जो दिख रहा है तो ये क्या है, ये क्या बनाया आपने? सर ये अभी डेवलप होने का है सर। ये एक्चुअली जो तुअर की हमारी जो घास निकली थी, भूसा जो निकला था सर, जी जी जी। तो ये भूसा हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। अच्छा इसकी हम एक कंपोस्ट तैयार करेंगे, जितना भी रेसिड्यू निकलता है। जी। तो अब ये ढेर हमने इस तरह से लगाया है, इसे व्यवस्थित ढंग से हम अरेंज करेंगे। इस पर पहले एक बार पानी मार देंगे, पानी छिड़क देंगे। पानी छिड़कने के बाद में इसका मॉइस्चर जैसे मेंटेन हो जाएगा। साथ में इसको डिकम्पोज करने के लिए आप डिकम्पोजर डाल सकते हैं, जिसे वेस्ट डिकम्पोज कहते हैं। जी जी जी। वो डाल सकते हैं, या गोपाल भाई सुकरिया का गौकुका अमृतम डाल सकते हैं आप। या अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप गुड़ 2 किलो गुड़ ले लीजिए आप, और 2 लीटर आप किसी भी देसी गाय का छाछ ले लीजिए आप जी। उसको अच्छे से मिला लीजिए और 100 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से घोल लीजिए जी। 2-3 दिन रहने दीजिए, फिर उस पानी को लेकर इसके ऊपर आप छिड़काव कर दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा और बेहतर तरीके से अगर आपको बनाना है तो इस तरह से इसमें ज़मीन में गड्ढा कर दीजिए और गड्ढा कर करके उसमें मग्गे से भर दीजिए, और फिर उसको एक जो ब्लैक पन्नी आती है मल्चिंग की, हाँ, कम से कम 250 माइक्रोन की होनी चाहिए जी, उससे आप उसको ढक दीजिए ताकि वो वेपराइज ना हो। तो उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो जो बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर काम करने वाले हैं या जो अंधेरे में काम करने वाले, जैसे अगर आप देखें तो वो हमारा केचुआ होता है जी, जिसे मराठी में गांडूर कहते हैं। गांडूर जी। तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से इसमें काम करना शुरू करेगा, और अपने आप जो नेचुरल गांडूर होंगे वो आएंगे, अपने आप इसमें अट्रैक्ट होंगे और वो अपना काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो सनलाइट में काम नहीं करते सर, वो इसी तरह से अंधेरे में काम करते। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये इतना ही ढेर नहीं है, इन्होंने जगह जगह पे ये ढेर लगाए हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे सर दिख तो इतना सा ढेर रहा है, फिर इतने सारी खेती को कैसे चलेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने ऐसे ढेर बनाए हैं और पूर्ण तरह से प्राकृतिक खाद का निर्माण वह कर रहे हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ नजर आई, यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा है सर। ये सारी चीज़ें जो है, ये जीवित जो खेत है, ये किस प्रकार खेती में इस्तेमाल होता है या इसका उपयोग कैसे होता है? सर अगर पंछियों की अगर बात बताएं तो आप देखिए सर, एक साइकिल बनाई हुई है। हम जब छोटे थे तो पढ़ते थे जी कि फूड साइकिल, हाँ, फूड साइकिल एक बनाई गई थी, इंसान से लेकर प्राणियों से लेकर पक्षियों से लेकर सब। तो वो अगर आप इस प्राकृतिक में मेंटेन करेंगे सर, एक ऐसा एक प्राणी होता है, पक्षी होता है, प्राणी नहीं कहूँगा, पक्षी होता है, जो आपको जिसे कुछ लोग कोयल भी बोलते हैं पर कोयल होता नहीं है, भारद्वाज की जैसा नाम है, भारद्वाज, हाँ भारद्वाज। उसका काम होता है कि जो बढ़ रही कॉलोनी है चिड़िया की, उसको मेंटेन करना। साथ में जमीन पे जो सांप की कॉलोनी है, हाँ, क्योंकि प्रकृति में हर किसी को स्थान है, तो नैसर्गिक खेती में आपको उनको भी स्थान देना पड़ेगा। हमारे धूरे अगर सर आप देखेंगे ना तो 15-15 फीट के धूरे बनाए सर हमने जी, इतने बड़े बड़े धूरे बना के रखे हैं। वो इसीलिए ताकि बिच्छू से लेकर सांप से लेकर और भी हर कोई या बैक्टीरियाज भी जो हैं वो भी उसमें सर्वाइव कर सके जी, उनके लिए वो स्थान उपलब्ध आना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती है सर जो हमने उनके लिए छोड़ रखा है, क्या वो हम डिस्टर्ब नहीं करते। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से एक दूसरे के समन्वय में काम करते हैं सर। हमारे यहाँ पे आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे किसान हैं चूहों से परेशान रहते हैं, इतने चूहे रहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने फसल लगाई तो चूहे काट देते हैं उसको। हमारे यहाँ प्राकृतिक में क्या होता है सर, चूहों का निवारण करने के लिए चील है जी, साथ में सांप भी है। सांप ज़्यादा हो जाए तो चील निपटा देगी जी, ठीक है, और चूहे ज़्यादा हो जाए तो फिर सांप निपटा देंगे उसको। इस तरह से बैलेंसिंग चलता है। और चिड़ियाँ ज़्यादा हो जाएगी तो भारद्वाज है, और बाकी बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, चील से लेकर हर कोई। तो ये एक व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर करती है। यानी खेती में भी एक प्रकार का इकोसिस्टम जो है, हाँ, वो आपने मेंटेन करके रखा है, और हमें कुछ करना ही नहीं है, आपने मेंटेन करके रखा है, यानी आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। बिल्कुल। और अगर आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और वो आपका अपने आप फायदा करके देंगे। ये हम इससे सीख सकते हैं। जहाँ पर एक दूसरे के चाहे अनचाहे में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। को एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं कि को एग्जिस्टेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो को एग्जिस्टेंस होना चाहिए जी। बिल्कुल। और सर पेस्टिसाइड्स, आज देखिए आप किसान सबसे ज़्यादा अगर बीमार हो रहा है
किसान वर्ग बोलिए या सामान्य वर्ग भी अगर हम बोले, तो बीमार किस वजह से हो रहा है, कैंसर का प्रमाण किस वजह से बढ़ रहा है? पेस्टिसाइड। बराबर। इतना केमिकल पेस्टिसाइड मार रहे हैं, ऐसे ऐसे जो हानिकारक जीव जंतु और कीट हैं जो कि फसलों को खराब कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, और उनके ऊपर भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो क्या होता है कि किसान एक बार एक डब्बा पेस्टिसाइड लाता है, उसने मार दिया, अगली बार जो कीट जो तैयार होती हैं, जो कीटाणु जो बाकी जो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप हो जाता है, develop हो फिर जाता 2 बॉटल मारनी पड़ती, फिर 3 बॉटल, उससे ज़्यादा पावरफुल, उससे ज़्यादा पावरफुल, नहीं इतना पावरफुल हो गया है कि फसल तक जल जाती है। हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हमें पेस्टिसाइड मारना क्यों नहीं पड़ता सर? इतनी सारी चिड़ियाँ हैं यहाँ पर, इतनी पेड़ काफ़ी सारे हैं सर जी। और उन लोगों के लिए बफर जोन जिसे हम कहते हैं कि हमने पूरे धूरे पे बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं, वृक्ष लगा रखे हैं, तो उनके रहने का स्थान है। पानी की व्यवस्था जहाँ हम बैठे थे सर, वो बहुत बड़ा टैंक है पानी के लिए, वहाँ उनके लिए अवेलेबल होता है, 24/7 हम उस पर पानी रखते हैं, तो उनकी पानी की समस्या दूर हो गई। और अनाज वो हमारा छूते नहीं सर, क्योंकि उनका खाना हमारी इल्लियाँ है, बराबर। तो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे छोटे मोटे से लेके बड़े बड़े जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, उन सबको खाने के लिए वो अवेलेबल है, तो वो हमारा दाना छूते नहीं। चिड़ियों को अगर लज्जतदार नरम नरम मुलायम मांस मिले तो वो अपना जो हार्ड वाला निवाला क्यों खाएंगे? बिल्कुल सर, वो सर हमारे दाने पे बैठती है, हमारी फल्ली पे बैठती है, लेकिन कीट को खाती है। कीट को खाती है, वो हमारा दाना छूते नहीं। अक्सर किसान परेशान होते हैं, आप देखिए, आपने देखा होगा सर, पूरे खेत में कहीं पे भी हमने इंसानी पुतला नहीं बनाया, नहीं। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी सर, क्योंकि हमें डर ही नहीं है उनसे, क्योंकि वो तो हमारी हेल्प कर रही है। हजारों रुपए का पेस्टिसाइड, वो तो छोड़ दीजिए, उसके साइड इफेक्ट और उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है, उनसे हम सुरक्षित हैं, है ना सर। मेरे हमारा केले का हमने छोटा सा यहाँ पे झाड़, एक कॉलोनी तैयार की छोटी सी केले की, यहाँ पर हम पोहन केला, जिसे इलायची केला या सोनकेड़ी भी कहते हैं, ये सर उसका बाहर है पूरा, और अभी ये तैयार हो रहा है, इसमें से अभी निकलेंगे काफ़ी सारे ब्रांचेस, इसमें से ग्रो होंगे। ये बहुत ही गुणकारी होता है सर, B6, कैल्शियम और बहुत सारे इसमें ऐसे बहुत सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स जो गुण होने चाहिए वो सब है। हमारे बैलेंस डाइट के लिए भी काम में आता है, वेट लॉस करने के भी काम में आता है, इसमें बहुत सारे गुणकारी तत्व है सर, और हम इसे नैसर्गिक तरीके से ही बड़ा करते हैं और पकाते हैं। और उसके साथ में ये अमरूद का पेड़, हमने हर जगह सर कोशिश ये की है कि हम ज़्यादातर फल के पेड़ अलग अलग जगह पे लगाएं, ताकि कुछ हमें मिले, कुछ हमने चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए छोड़ रखे हैं सर, जिसमें हम अपना अधिकार नहीं जताते हैं। हमने बेर के झाड़ भी रखे हैं, बड़े बड़े बेर के झाड़ हैं, ताकि उनको मिले, हमको मिले और सबको मिले। जब अगर हम सबका हक खा जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? इसलिए हम सब मिल बांट के खाते हैं, इसलिए यहाँ पर हर जीव जंतु, पशु पक्षी, हर कोई सुखी है। तो ये भी एक जानने वाली बात है कि किस प्रकार हम ऑर्गेनिक के तरफ जाना चाहिए और अपने ही सेहत का ख्याल अपन रख सकते हैं। जी सर, हम इसमें बहुत कुछ, कोई दवाई वगैरह नहीं डालते सर, इसमें हमें बहुत कुछ ज़्यादा हम इसको मेंटेन भी नहीं करते हैं। समय समय पे इसकी कैरी जो है उसको थोड़ा सा खुरपी कर देते हैं, और जो हमारी जो बैक्टीरिया कल्चर है वो 1-2 बार हम दे देते हैं, और जो कंपोस्ट हमने तैयार किया है वो हम इसमें डाल देते हैं, बस इतना ही। इसके अलावा हम ना किसी प्रकार का इसको कोई स्प्रे देते हैं, ना कोई फर्टिलाइज़र देते हैं, ना कोई और प्रकार के, जैसे लोग सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, यूरिया, DAP और बहुत सारे इनपुट यील्ड्स करते हैं केमिकल के। हमने आज तक इसमें कुछ डाला नहीं, और इसकी आप हरियाली देखिए, इसकी मजबूती देखिए, हर मौसम को ये झेलता है और बिना किसी दिक्कत के ये अपने बलबूते पे ही खड़ा है, खुशी से खुद ही फल देता है। विदर्भ में धूप काले का समय है और हम बिना पसीना पोछे यहाँ पे है, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे अप्रैल के महीने में, अभी अप्रैल शुरू हो गया है और अप्रैल के महीने में भी कितना वातावरण अच्छा है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने प्राकृतिक तौर पर अपने खेत को अच्छी तरह से रखा है तो उसका परिणाम आपकी ज़मीन, आपका एनवायरनमेंट और आपकी उपज और आपका स्वास्थ्य, ये चारों चीज़ें अच्छी रख सकता है।
जी सर, बिल्कुल सही है। और इसी नोट पे हम करेंगे इस वीडियो का अंत। अगले वीडियो के लिए मिलेंगे फिर से, नए स्थान नई जगह। धन्यवाद सर। धन्यवाद।